हेलो दोस्तों, फिर एक बार हिडेनबर्ग रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया है। पहले तो हिडेनबर्ग ने बताया कि अडानी ग्रुप में जिस ऑफशोर ग्रुप द्वारा पैसा लगाया जाता है, उसे गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी खुद ही मैनेज करते हैं। इसलिए सेबी द्वारा जांच होनी चाहिए, ऐसा हिडेनबर्ग का कहना था। लेकिन सेबी ने कुछ भी एक्शन नहीं लिया। अब हिडेनबर्ग ने नई रिपोर्ट दी है, जिसमें सेबी की प्रमुख माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच के खिलाफ आरोप लगाए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि उनका कुछ विदेशी फंड्स के साथ संबंध है, जिनका लिंक अदानी समूह से हो सकता है। ये आरोप न केवल व्यक्तिगत गलतियों के बारे में है, बल्कि सेबी की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े करते हैं, जो हमारे फाइनेंशियल मार्केट में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। सेबी यानी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का काम यह है कि सुनिश्चित करना कि हमारे बाजारों में होने वाले निवेश पारदर्शी, वैध और बिना हेरफेर के हो। सेबी वो हमारी संस्था है जो लाखों निवेशकों के हित की रक्षा करती है और यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था सिस्टम का गलत फायदा न उठा सके। लेकिन जब सेबी के प्रमुख पर ही ऐसे आरोप लगते हैं, तो हमारे वित्तीय सिस्टम में विश्वास को हिला देता है। बताया गया है कि माधवीपुरी बुच और उनके पति का बरमूडा और मॉरिशस में स्थित विदेशी फंड्स में निवेश है। इन फंड्स का अदानी समूह के साथ लेन देन से संबंध है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन विदेशी संस्थाओं का इस्तेमाल शेयर की कीमतों को कृत्रिम रूप से बढ़ाने और अन्य संदिग्ध गतिविधियों के लिए किया गया है। इसके अलावा इसमें हितों के टकराव की संभावना भी जताई गई है, क्योंकि सेबी बुच के नेतृत्व में अदानी समूह की इस तरह के आरोपों के लिए जांच कर रही थी। रिपोर्ट में उल्लेख है कि केवल धवल बुच ब्लैकस्टोन में एक वरिष्ठ सलाहकार थे। तब सेबी ने ब्लैकस्टोन द्वारा स्पॉन्सर्ड 2 रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के पब्लिक आईपीओ को मंजूरी दी। यह सवाल उठाता है कि क्या व्यक्तिगत हितों ने नियामक प्रक्रिया को प्रभावित किया। यदि यह सच है, तो यह सेबी की साख को नुकसान पहुंचाता है और आरोपों का संबंध और गंभीर तब हो जाता है जब रिपोर्ट में कहा जाता है कि इन विदेशी फंड्स का लिंक विनोद अडानी गौतम अडानी के भाई से है। यह कहा गया कि इन फंड्स का इस्तेमाल विदेशी संस्थाओं के माध्यम से पैसे को घुमाकर शेयरों की कीमतों को कृत्रिम रूप से बढ़ाने के लिए किया गया था। इस तरह की बाजार में हेरफेर से छोटे निवेशकों को बहुत नुकसान हो सकता है, जो सिस्टम पर निष्पक्षता और पारदर्शिता की उम्मीद रखते हैं। यदि सेबी का प्रमुख ही ऐसी गतिविधियों में शामिल पाया जाता है, तो यह जनता के विश्वास के लिए गंभीर खतरा होगा। इन आरोपों के जवाब में माधवीपुरी बुच ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि उनके सभी निवेश सेबी के सामने घोषित किए गए हैं और वह किसी भी जांच एजेंसी द्वारा मांगे गए वित्तीय दस्तावेज प्रदान करने के लिए तैयार है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह इनकार पर्याप्त है? क्या सेबी, जो ऐसे मामले की जांच के लिए जिम्मेदार है, एक निष्पक्ष जांच कर सकती है? तृणमूल कांग्रेस ने उसके निलंबन की मांग की है और सुप्रीम कोर्ट से जांच की निगरानी करने का दबाव बढ़ रहा है। सेबी की साख और लाखों निवेशकों का विश्वास दांव पर है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि इस मामले की पूरी और पारदर्शी तरीके से जांच हो। यह घटना केवल सेबी या इसमें शामिल व्यक्तियों की नहीं है। यह इस बात को उजागर करती है कि कैसे शक्ति और प्रभाव सबसे महत्वपूर्ण संस्थाओं को भी भ्रष्ट कर सकते हैं। वित्तीय बाजार हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और उसकी ईमानदारी की रक्षा करना आवश्यक है। यदि नियामक संस्थाएं ही संदेहास्पद हो, तो पूरा सिस्टम खतरे में पड़ सकता है। जनवरी 2023 को जब हिडेनबर्ग ने पहली बार अदानी ग्रुप के खिलाफ एक रिसर्च रिपोर्ट निकाली, अदानी ग्रुप का स्टॉक बहुत नीचे गिर गया था, जो आज तक उस वैल्यूएशन पर नहीं आ पाया। रिपोर्ट के अनुसार अदानी ग्रुप अपनी मॉरिशस और बाकी के कुछ ऑफशोर इन्वेस्टमेंट फर्म्स के थ्रू इंडिया के स्टॉक मार्केट में और साथ में अपने स्टॉक में आर्टिफिशियली पैसा लगा के उनको पंप करके अलग वैल्यूएशन पे गलत तरीके से लेके जा रहा था। यह रिसर्च हिडेनबर्ग ने अलग अलग दुनिया के मीडिया में खुद एक्सपोज किया, उनकी रिसर्च को आगे लेके गए। लेकिन इसके बावजूद सेबी ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। सेबी ने टालमटोल वाला रवैया अपनाया। उस समय हिडेनबर्ग सेबी के इन एक्शंस के ऊपर बहुत हैरान था। 27 जून 2024 को सेबी ने हिडेनबर्ग को ही एक शो कॉज नोटिस भेज दिया और कहा कि आपने जो डिस्क्लोजर दिया था वो इतना डिटेल नहीं था, आपको थोड़ा और प्रैक्टिकली और अच्छे तरीके से इसको बताना चाहिए था। अगले महीने जुलाई 2024 को हिडेनबर्ग ने सेबी को लिखा। सेबी, जो कि फ्रॉड प्रैक्टिसेस को दूर करने के लिए सेट की गई है, वो ऐसी कंपनियों के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले रही है जिनके ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर्स का सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस के आरोप है। जो कंपनी अनडिस्क्लोज इन्वेस्टमेंट्स करती है
और स्टॉक मैनिपुलेशन भी करती है। मतलब एक तरीके से हिडनबर्ग सेबी के इन एक्शंस के ऊपर काफ़ी हैरान था और इंडिया का स्टॉक मार्केट रेगुलेटर इस एक कंपनी या एक ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने को तैयार नहीं है। अब ये सारा का सारा खेल देखिए क्या था, किस तरह से पैसा इंडिया की स्टॉक मार्केट में गलत तरीके से लगाया जाता था। अब देखिए दो फंड्स थे, एक बरमुडा से चलता था और एक मॉरिशस से चलता था। फंड था GDOF, यह बरमुडा वाला था, ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटी फंड। इस फंड में पैसा लगाया जाता था गौतम अदानी के भाई विनोद अदानी के द्वारा एक कंट्रोल्ड कंपनी के थ्रू। मतलब विनोद अदानी एक कंपनी चलाते थे, वो कंपनी GDOF में पैसा लगाती थी। GDOF जो बरमुडा वाला फंड था वो आगे चल के पैसा लगाता था मॉरिशस में एक फंड प्लस में। इस फंड IIP प्लस के फंड के थ्रू पैसा लगाया जाता था इंडिया की स्टॉक मार्केट में, इक्विटी डेरिवेटिव्स में और कई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में। दोनों फंड्स जो कि गलत तरीके से इस्तेमाल किए जाते थे इंडिया की स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के लिए। और इन दोनों फंड्स में माधवीपुरी बुच और उनके हस्बैंड धवल बुच का पैसा इन दोनों फंड्स में इन्वेस्टेड था। आई+ में इन दोनों ने पहला अकाउंट खोला 5 जून 2015 में। तब ये इन्वेस्टमेंट सिंगापुर में की गई थी और यह सारा का सारा इन्वेस्टमेंट IIFL के थ्रू हुआ था। इन दोनों का नाम, ID नंबर, डेट ऑफ बर्थ, इसके अलावा सोर्स ऑफ फंड में सैलरी लिखा गया था। मतलब ये पैसे का सोर्स सैलरी है। उस समय धवल बुच यूनिलीवर में काम करते थे एज अ चीफ प्रोक्योरमेंट ऑफिसर और माधवीपुरी बुच काम करती थी अगोरा एडवाइजरी नाम की कंपनी में डायरेक्टर की पोस्ट पर। इनफैक्ट उनके पास मेजर स्टेक था, वो कंपनी की खुद ही डायरेक्टर थी। इसी डॉक्यूमेंट में तारीख भी लिखी है और 5 जून 2015 की। अब जून 2015 से लेके 22 मार्च 2017 तक माधवीपुरी बुच और धवल बुच इस फंड में दोनों के दोनों इन्वेस्टेड थे। लेकिन अप्रैल 2017 में माधवीपुरी बुच को फुल टाइम मेंबर बनना था सेबी का। इसके लिए सारा का सारा स्टेक धवल बुच को ट्रांसफ़र करके इस कंपनी से अलग दिखाना चाहती है, क्योंकि आगे चल के जब माधवीपुरी बुच सेबी की चेयरपर्सन बनने वाली है तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन यहाँ पे एक बात समझना जरूरी है, अभी माधवीपुरी बुच के हस्बैंड धवल बुच का पैसा उस फंड में अभी भी इन्वेस्टेड था। 26 फरवरी 2018 का एक अलग से डॉक्यूमेंट सामने आता है जहाँ पे IIFL ग्लोबल के थ्रू ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटी फंड में माधवीपुरी बुच के हस्बैंड का नाम तो इन्वॉल्व ही है, लेकिन साथ में माधवीपुरी बुच के पर्सनल ईमेल ID के साथ साथ यह दिखाया गया है कि किस तरीके से उनका इस फंड में लाखों डॉलर्स इन्वेस्टेड है। तो यहाँ पे जानना ज़रूरी है कि इस समय माधवीपुरी बुच भी पूरी सेबी की होल टाइम मेंबर थी। इसी रिसर्च में 25 फरवरी 2018 की एक और ईमेल सामने आती है जिसमें खुद माधवीपुरी बुच अपने पर्सनल ID से IIFL को ईमेल लिखती है, जहां पे कहा जाता है कि उनके हस्बैंड धवलपुरी बुच का पूरा 100% इन्वेस्टमेंट जो कि GDOF में कर रखा है उसको रिडीम करना चाहेंगे। और यहाँ पे हिडनबर्ग एक और सवाल पूछता है कि हज़ारों म्यूचुअल फंड इंडिया के स्टॉक मार्केट में पड़े हैं जिनके बारे में सेबी को अच्छे से पता है। मतलब सेबी की चेयरपर्सन इन हज़ारों म्यूचुअल फंड में कहीं पे भी पैसा लगा सकती थी, लेकिन उन्होंने उन्हीं 2 ऑफशोर फंड्स को चुना जो अदानी ग्रुप के साथ इन्वॉल्व थे। मतलब एक तरीके से यहाँ पे हिडनबर्ग ने इन दोनों फंड्स के साथ माधवीपुरी बुच का एक डायरेक्ट कनेक्शन दिखाने की कोशिश की है और इसलिए सेबी नहीं चाहता था कि कोई एक्शन अडानी ग्रुप के ऊपर लिया जा सके, क्योंकि हो सकता है कि उनका ये खुद का इन दोनों का फंड्स इन्वेस्टमेंट सबके सामने आ जाए। हिडनबर्ग ने दावा किया है कि माधवीपुरी बुच और उनके पति द्वारा मार्च 2013 में सिंगापुर में एक कंपनी रजिस्टर की जाती है जिसका नाम है अगोरा पार्टनर्स। उस समय माधवीपुरी बुच को इस कंपनी का 100% शेयर होल्डर शो किया जाता है और 2017 में माधवीपुरी बुच होल टाइम मेंबर के रूप में सेबी को ज्वाइन करती है, जो कि उनके खुद के लिंक्डइन प्रोफाइल पे लिखा है। 1 मार्च 2022 को वो सेबी की चेयरपर्सन बनती है, लेकिन 16 मार्च 2022 तक वो अगोरा पार्टनर्स की 100% शेयर होल्डर भी रही है। मतलब 15-16 दिन के अंतराल तक वो दोनों चीज़ें कर रही थी, सेबी की चेयरपर्सन भी थी और अगोरा पार्टनर्स की 100% शेयर होल्डर भी। 2019 में वो ब्लैकस्टोन नाम की एक कंपनी जो कि अमेरिकन है, उनके सीनियर एडवाइज़र घोषित किए जाते हैं। मतलब एज अ सीनियर एडवाइज़र उनको ब्लैकस्टोन में हायर किया जाता है। अपनी रिसर्च रिपोर्ट में हिडनबर्ग ने बताने की कोशिश की है कि धवल बुच के पास उनके खुद के लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार कोई भी फंड या कोई रियल एस्टेट या कैपिटल मार्केट में काम करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन इसके बावजूद ब्लैकस्टोन नाम की कंपनी में वो एक सीनियर एडवाइज़र के तौर पर काम करते हैं। यहाँ पर हिडनबर्ग का कहना है ब्लैकस्टोन कंपनी का एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है REIT, मतलब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इस एक इंडस्ट्री की कॉन्फ्रेंस में सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच ने भी कहा फ्यूचर के हिसाब से REIT उनका एक फेवरेट प्रोडक्ट है और इन्वेस्टर को भी उन्होंने सजेस्ट किया। उन्होंने कहा कि आपको इस प्रोडक्ट को बड़ा पॉजिटिव तरीके से देखना चाहिए। मतलब एक तरीके से REIT को सेबी के चेयरपर्सन
एक अच्छा फाइनेंशियल प्रोडक्ट बताती है और 2 न्यूज़ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स को ला चुकी है। और साथ ही इस समय के दौरान ब्लैकस्टोन 2 REIT को इंडिया में इंट्रोड्यूस कर चुका है एज एन IPO, जिसमें माइंडस्पेस और नेक्स्ट सिलेक्ट ट्रस्ट का नाम आता है। और यह अब सब अगेन SEBI के अप्रूवल के बाद ही हुआ। इससे यह लगता है कि जैसी हिडेनबर्ग रिपोर्ट कहती है, SEBI चेयरपर्सन ब्लैकस्टोन के प्रोडक्ट को मार्केट कर रही है, जहां पर उनके हस्बैंड जॉब करते हैं। हिडेनबर्ग का कहना यह है कि ब्लैकस्टोन के रियल एस्टेट ट्रस्ट को प्रमोट करके इन्वेस्टर के साथ कहीं फिर से धोखाधड़ी न किया जाए। पहले ही अडानी की कहानी में इन्वेस्टर्स को डुबा चुकी है, जहाँ पे उनकी खुद की कोई बैकग्राउंड नहीं है स्टॉक मार्केट या किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट के काम करने की, लेकिन इसके बावजूद ब्लैकस्टोन उनको हायर करता है और उनको एम्प्लॉय करता है। और यही ब्लैकस्टोन आगे चल के इंडिया में REIT को लेके आता है। इन्हीं REIT को माधवी पूरी बुच मार्केट में एक अच्छा फेवरेट प्रोडक्ट बताती है। और इस बात से लगता है कि जिन संस्थाओं में लोगों का विश्वास है, उन संस्थाओं को चलाने वाले खुद के निजी फायदे के लिए उन संस्थाओं का प्रयोग कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।